नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रदेश के 5 जिलों में 30 जून को होगी मॉक ड्रिल। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में मॉक ड्रिल होगी। बाढ़ जलभराव की समस्या के लिए होगा अभ्यास। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिनों बैठक में भी दिए थे निर्देश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में 5 जिलों में 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में ये मॉक ड्रिल भी की जानी है। बाढ़ जलभराव की समस्या के लिए ये अभ्यास भी किया जाएगा, क्योंकि अक्सर इन जिलों में देखने को मिलता है कि अलग अलग एक्टिविटी कई बार होती हैं भारी बारिश के कारण। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि प्लेन एरिया में जहां जल भराव हो जाता है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी समस्या पैदा हो जाती है, जिसके चलते 30 जून को अब ये प्रदेश में अभ्यास भी होगा। और इसके लिए उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, चंपावत को भी चुना गया है। तो बाढ़ जलभराव की समस्या के लिए ये अभ्यास भी किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी ली थी, जिसमें ये निर्देश भी दिए गए थे कि तैयारियों को परखा जाए। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अभ्यास ये रहने वाला है और कहां कहां पर किस तरीके से इसको अमली जामा भी पहनाया जा रहा है? देखिए विशाल, प्रदेश में आने वाले वक्त में होने वाली बरसात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर निर्देश दिए थे कि जो है बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाए, इसके संबंध में एक अभ्यास किया जाए। उसी क्रम में जो है 5 जनपदों में मॉक ड्रिल 30 जून को निश्चित की गई है, जिसमें जो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत इन जिलों में जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि आखिरकार जो अगर बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति कई इलाकों में होती है, तो उसमें रिस्पांस टाइम किस तरह से रहेगा और कितनी जल्द से जल्द रेस्क्यू करना अगर पड़ा तो रेस्क्यू किस तरह से किया जाएगा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। तो उसका अभ्यास जो है वो इन 5 जनपदों में 30 जून को किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इससे जो है आने वाले एक वक्त में अगर इस जलभराव की या बाढ़ की समस्याएं पैदा होती हैं, जिस तरह से मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इस बार भारी बरसात होने की संभावनाएं हैं, जिस तरह से पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की चुनौती या इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उसमें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। जी, लेकिन योगेश, जिस तरह से जिले भी इसमें लगाए गए हैं कि किन किन जिलों में ये होगी मॉक ड्रिल, आखिर इन्हीं जिलों में क्यों होगी? बाकी जिलों के लिए क्या कुछ योजनाएं तैयार की जा रही हैं? तो 5 जिलों में जिस तरह से जो है लगातार येलो अलर्ट जारी है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल है, इनमें जो लगातार जो है जिस तरह से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, उस हिसाब से जो है इनमें बाढ़ और जलभराव की स्थिति के लिए अभ्यास किया जाएगा। उसके अलावा दूसरे जो अन्य जनपद हैं उनमें भी जो है इस तरह के अभ्यास आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से 5 जनपदों को पहले तौर पर जो है सिलेक्ट किया गया है, उसमें जो है इनको में मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद आने वाले वक्त में और भी जनपदों में देखने को मिलेगी। लेकिन ये अभ्यास है ताकि चुनौतियों से निपटा जा सके, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले वक्त में किस तरह की चुनौतियां जो है वो सामने पैदा हो सकती है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे बाजपुर तहसील के एक गांव में बड़ा हादसा। फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर की मौत, 15 लोग बताए जा रहे घायल, 8 की हालत भी बताई जा रही गंभीर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाजपुर तहसील में ये एक गांव है जिसमें बड़ा हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मौके पर टीमें भी पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू का कार्य भी किया गया है। और संवाददाता महेंद्र पाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, अब किस तरह से ये बड़ा हादसा भी हुआ और क्या कुछ जांच पड़ताल में सामने आया है? ऐसा बताया गया कि किलाखेड़ा थाना क्षेत्र जो बाजपुर का एरिया पड़ता है, वहां पर बाजेवाला या एक गांव है, वहां पर मशरूम फैक्ट्री थी, जिसकी छत और दीवार दोनों चीजें गिरी हैं और एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी। 15 लोग घायल थे, जिसमें 8 की हालत गंभीर बताई गई है। जी विशाल। तो छत गिरने का क्या कारण था महेंद्र? क्या ये पुराना हो गया था, जर्जर ये भवन था क्या? तो नहीं है, लेकिन कई बार
क्योंकि यहाँ जमीनें ऐसी हो जाती हैं कि बरसात के दिनों में दलदली हो जाती हैं, तो ये दीवार गिरना और उसके बाद छत गिर जाना, ऐसी घटनाएं आती हैं। तो जो कमांडेंट हैं एनडीआरएफ 15 बटालियन के सुदेश कुमार दराल जी, उन्होंने तुरंत टीम भेजी है। जब प्रशासन से संपर्क किया गया तो तुरंत टीम भेजी और वहां पर रेस्क्यू कार्य चलाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर ले जाया गया घायलों को। तो जो भी घायल हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है महेंद्र? रात तक ये सूचना थी कि 8 की हालत गंभीर है और कुल 15 लोग घायल थे और एक की मृत्यु मौके पर हो गई थी। जी बिल्कुल महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं और पंचायत चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा चुनावों की तैयारियों के बीच विभिन्न जिम्मेदारियों को तय करते हुए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां भी आएंगी और जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये किसी के हाथ में नहीं है। रोस्टर के तहत आरक्षण की सूची जारी होती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। निश्चित रूप से आपत्ति में आएंगी। हर आदमी बेचारा अपने भविष्य को देखते हुए तैयारियां करता है, लेकिन एक जब कोई रोस्टर बन जाता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जब आरक्षण दिया जाता है तो निश्चित रूप से कई लोगों की आशाएं भी टूटती भी हैं और उसके बाद वो लोग आपत्ति करते हैं। आपत्तियां, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां पर होगी उस जिले में, उस ब्लॉक में सबसे पहले वो आरक्षित होगा। अगर 10 सीटें अनुसूचित जाति को जानी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 सीटें वो आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद अगर उन 10 सीटों में भी 5 सीटें महिलाएं होनी तो पहली 5 सीटें महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में है, जिनमें ज्यादा संख्या होगी वो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो आरक्षित हो जाएंगी। उनमें भी आधा सीटें जो पहली वाली है उनमें महिला आरक्षण हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी में, ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि एससी और एसटी का आरक्षण संवैधानिक आरक्षण है तो वो तो देना ही देना आपको है। और जिस तरह वर्मा कमीशन ने कहा है कि जितनी ओबीसी की जनसंख्या है उसके आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने एक बार फिर खुद की सरकार के खिलाफ बयान दिया है। अपनी विधानसभा में एक बिजली कर्मी की करंट लगने से हुई मौत के बाद बीजेपी विधायक ने बिजली विभाग को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। महंत दिलीप रावत ने कहा है कि पैसे लेकर टेम्परेरी एमडी और डायरेक्टर बने हुए हैं। महंत दिलीप रावत ने इस बयान के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई ये जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार, दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर जहां सरकार तमाम दावे करती है तो वहीं महिला सशक्त हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरने के प्रयास भी कर रही है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि सरकार जो बात करती है वो सिर्फ दिखावा है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार में महिलाओं के ऊपर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान पर है। चाहे मोदी जी हैं चाहे धामी जी, मैंने आपको पहले बोला कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
अगर आप महिला स्वरोजगार की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सरकार के पास है वो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए। आज इस देश की पहलवान बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करी। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, ये पहली घटना है। अंकिता भंडारी में जो अंकिता भंडारी को जिन लोगों ने यौन शोषण में धकेलने की कोशिश करी, उनकी हत्या कर दी। वो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं। हल्द्वानी दुग्ध संघ का अध्यक्ष आपके रेप केस में इन्वॉल्व है। आपके महेश जोशी जो विधायक हैं, द्वारहट से विधायक थे, वो रेप केस में इन्वॉल्व रहे। सल्ट का जो केस है, मतलब दुनिया भर के जो केस है, हरिद्वार में जो गैंग रेप केस हुआ उसमें भी भाजपा का पदाधिकारी शामिल था। लगातार जो केसेस हो रहे हैं उसमें बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में जो ज़्यादा लोग दोषी पाए जा रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में संविदा चालक और परिचालक के नियमितीकरण को लेकर दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन दे, जिसके बाद 3 माह के अंदर सरकार को इनके नियमितीकरण निर्णय लेने के आदेश दिए गए और मामले को निस्तारण भी कर दिया। बता दें कि विनय कुमार समेत अन्य 5 ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वो 2006 से देहरादून में संविदा पर काम कर रहे हैं और 2015 में दाखिल याचिका पर समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए कोर्ट के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन नियमितीकरण पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। इस आदेश के खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा था कि हम 2006 से और 2008 के बीच में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को क्योंकि नियमित पदों के अगेंस्ट में हैं और नियमित कर्मचारी की भांति कार्य करते हैं, तो हमारा क्लासिफिकेशन एज ए परमानेंट वर्कर होना चाहिए स्थायी आदेशों के तहत। उस याचिका का अन्य याचिकाओं के साथ निस्तारण करते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश ये किया था कि इनको इक्वल पे दिया जाए, समान कार्य समान वेतन के लिए एमडी साहब को डायरेक्शन दिया था, लेकिन रेगुलेशन पे कुछ नहीं कहा था। उसके खिलाफ हमने स्पेशल अपील करी थी। स्पेशल अपील में कोर्ट ने कहा कि ये बात आप पुनर्विचार याचिका के माध्यम से उठाइए, परंतु एकल न्यायाधीश ने उसे नहीं माना। उसके बाद वो फिर हमने स्पेशल अपील करी और आज माननीय न्यायालय ने कोर्ट नंबर 1 में माननीय जस्टिस मनोज तिवारी साहब और सुभाष उपाध्याय साहब की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश किया कि ये जो कर्मचारी हैं ये अपने जितने भी इन्होंने बातें कंटेंशन कही हैं उसके संबंध में 2 सप्ताह के अंदर ये देंगे और इनके नियमितीकरण पे 3 माह के अंदर अंदर एमडी साहब जो है इस पे आदेश पारित करेंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है, उसके तहत भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इस संबंध में जो रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन है उसके द्वारा भी कई याचिकाएं दायर की हैं जिसपे निर्णय हुआ है। तो आज के फैसले से कम रोडवेज के कर्मचारियों के लिए कुछ राह खुली है। सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यशी युपटेन को उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण आयोग का सदस्य नामित किया गया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यशी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत भी किया है। अल्पसंख्यक आयोग में नामित करने के लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस कार्य के योग्य समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरी सौभाग्यता है कि मैं जनता पार्टी से जुड़ के उनके क्या कहते हैं प्रदेश में एक छोटा सा काम करने के लिए मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों का और ख़ास तौर पर धामी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। पंचायती त्रिस्तरीय चुनावों की सरगर्मियां पहाड़ी जिले बागेश्वर में भी तेज हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती सीटों पर तय किया गया आरक्षण बागेश्वर के ग्रामीण को रास नहीं आ रहा है। बागेश्वर जिले के 3 ब्लॉक में आरक्षण पर दर्ज बड़ी संख्या में आपत्तियां में हुई सुनवाइयों से ग्रामीणों में असंतोष भी है। सीडीओ बागेश्वर आरसी तिवारी का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासन आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
तल पर जो आपत्तियाँ जो आमंत्रित की गई थी उस पर बहुत सी आपत्तियाँ गरुड़, बागेश्वर और कपूर के लोगों ने दर्ज कराई है और उसी का निस्तारण के लिए जो है यहाँ सभी जिला कार्यालय में उपस्थित हैं। देखिए ये जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं उनको एक ही फॉर्मूला समझाया जा रहा है कि जो ये एक सूत्र इन्होंने बना रखा है सरकार ने कि इस हिसाब से आरक्षणों का निर्धारण होगा, वो सूत्र जो है पंडित जी अंदर बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सूत्रों से हमने ये कर दिया है। लेकिन हमारी जो आपत्ति है, हमने जो चीज़ को हम कहना चाह रहे हैं कि जो है जो एक रोटेशन प्रक्रिया, एक चक्रीकरण प्रक्रिया के माध्यमों से जो चुनाव हुआ करते थे पूर्व की भांति, पूर्व में जो हुआ करते थे, उन सब नियमों को जो है वर्तमान सरकार ने ताक पे रख के अपने लोग चहेते लोगों को जो है पदों में बैठाने के लिए ये नए से हर बार ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा। वही महिला थी, फिर महिला पे सीट आ गई। तो गाँव के लिए जेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्या? मर्द की ज़रूरत नहीं है गाँव को? मर्द भी तो होना चाहिए, मर्द भी तो आरक्षण में आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में स्वास्थ्य सेल जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस दिवस मनाते हुए लोगों को सिकल सेल बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें इसके लक्षण, इलाज और बचाव के भी तरीके समझाए गए। इस दौरान स्वास्थ्य मेले सेल जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के काउंसलर कमलेश मिश्रा ने कहा है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्किल सेल अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है। स्किल सेल से पीड़ित लोगों की जांच भी की जाती है। तो ये सिकल सेल के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसा कि हमारा हर साल क्या होता है, हर साल 19 जून को हम लोग ये सिकल सेल डे मनाते हैं। इस दिन क्या होता है कि थोड़ा सा सबको काउंसलिंग का पार्ट रहता है ताकि सब लोग सिकल सेल के बारे में जानें कि सिकल सेल क्या है और इसकी रोकथाम को कैसे करनी है। आज की डेट में क्या किसी को पता ही नहीं कि सिकल सेल है क्या, और ये बीमारी है कि पर डे बढ़ रही है। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए पड़े हैं सिकल सेल के चेकअप के लिए और काउंसलिंग के लिए। मेन है ना कि सिकल सेल एक मानिए एक होता है कि एक सिकल सेल का मतलब सी टाइप का हमारा आरबीसी सेल बन जाती है, तो हमारा जो भी ब्लड वेसल है उसमें वो चिपक जाती हैं, तो उसके तो आगे जहाँ चिपक जाएगी वो गुच्छा बना लेगा, पीछे से ब्लड का आरबीसी का फ्लो नहीं होता है। तो क्या होता है जहाँ भी वो गुच्छा बनेगा वहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट में दर्द होना चालू हो जाएगा, और दर्द इतना तेज़ होता है कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। साथ में इसका बुखार भी होता है और इसके कारण बच्चों में खून की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में एनीमिया भी हो जाता है और आगे चल के उनको खून चढ़ाने की नौबत पे जाती है। और नॉर्मली किसी को पता नहीं चलता कि इसको सिकल सेल है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों में बार बार पीलिया होना, जॉन्डिस उसको बार बार होता है, तो और नॉर्मल होता है कि तो ऐसे बुखार खांसी हो रहा है, इसको उनको पता भी नहीं हो पाता है। रुड़की में लंबे समय से चल रही जीएसटी चोरी के कारोबार का खुलासा हुआ है। जीएसटी विभाग ने राजपुताना मोहल्ले में एक थोक व्यापारी के घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में बिना टैक्स चुकाए रखा गया माल जब्त किया है। छापेमारी के दौरान घर से बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है, जिसे कई ट्रकों में भरकर विभागीय कार्यालय भी भेजा गया। मौके पर जीएसटी विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ जो है माल जो ये टोबैको प्रोडक्ट है वो उनका यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और बिना बिलों के माल है। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो पहले हमने सर कौन से फर्म है? पहले हमने इन्फॉर्मेशन इनको वेरीफाई किया, तो वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ यहाँ पर माल है। तो अब फिलहाल इन्होंने सारा माल हमने सीज़ कर लिया है। सीज़ करके हम इसको अपने ऑफिस में ले जा रहे हैं कैंपस में, और अब व्यापारी को सुनवाई के लिए टाइम दिया है, वो आएंगे, उसके बाद उनका हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, और अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए तो हम उस पर पेनल्टी संबंधी कार्रवाई भी जो भी जीएसटी में है वो करेंगे। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से छापेमारी की कार्रवाई की गई है रुड़की में? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि रुड़की में लंबे समय से ये जीएसटी चोरी का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। जिस तरीके से गुप्त सूचना के आधार पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। जो ये मोहल्ला था राजपुताना मोहल्ला था, और यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का जो सामान था वो जीएसटी चोरी से बनाया जा रहा था और अवैध बिक्री कर रहे थे, जिसमें छापेमारी के दौरान जीएसटी विभाग को गुप्त सूचना लगने के बाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से लाखों रुपए का टैक्स चोरी रखा गया, माल जब्त किया गया, जिससे कई ट्रक भरकर विभागीय कार्यालय भेजा गया। और जीएसटी विभाग के अधिकारी ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से अगर इस माल का जो भी माल है, अगर इसका जीएसटी का बिल उपलब्ध करा देंगे ये लोग, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अगर ये नहीं बिल उपलब्ध करा पाए किसी भी कारणवश, या जिस तरीके से जीएसटी चोरी की लगातार सूचना मिल रही थी, अगर सच में जीएसटी चोरी का ऐसा कोई मामला सामने आया तो ये इसी तरीके से जब्त कर पे इन पर कानूनी कार्यवाही करी जाएगी।
लेकिन प्रवेश, ऐसे में लगातार ये मामले देखे भी जा रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में विभाग किस तरह सतर्कता बनाए हुए है, अपनी नजरें किस तरह से बनाए हुए हैं? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन विभाग में लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जीएसटी बचाने के चक्कर में इस तरीके का कार्य करते हैं और कुछ चंद पैसों के चक्कर में काफी बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन जीएसटी विभाग लगातार इस पर एक्टिव है और इसी तरीके की लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसा देखना होगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में और इसी तरीके की बड़ी कार्यवाही देखने को मिले। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार सक्रिय है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने स्पष्ट कहा है कि अगर उत्तराखंड का कोई भी नागरिक ईरान में फंसा है तो उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि भारत सरकार पहले भी यूक्रेन जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में सफल ऑपरेशन कर चुकी है और ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी पर भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से एआरसी अजय मिश्रा लगातार केंद्र के संपर्क में है और हर संभावित मदद के लिए तैयार है। जाहिर बात है कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारे जो भी भारतीय कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन का वार रहा हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। और आज के समाचार पत्रों में यह निकला हुआ है कि जो भी हमारे देशवासी ईरान में हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर हमारे उत्तराखंड के लोग भी हैं तो इसके लिए हमारे एआरसी हैं वहाँ पर, श्री अजय मिश्रा दिल्ली में, लगातार संपर्क में हैं और अगर कोई हमारे उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति है तो हम लोग जरूर इसमें कार्रवाई करेंगे। विनय शंकर पांडे का कहना है कि राज्य सरकार का ये रुख साफ संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखंड प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी का कोई परिजन ईरान में फंसा है तो वो प्रशासन से तुरंत संपर्क करे ताकि तत्काल रूप से कार्रवाई की जा सके। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफिला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक बायो बस अपना बाय रोड वो इराक पहुँच चुके हैं यहाँ। और दूसरे एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये दो फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। बस दुआ तो ये है कि खैरियत के साथ अपने घर आ जाएं ज़ियारत के लिए, बाकी तो सब जो ऊपर वाला चाहे। किस तरह का माहौल है वहाँ तो हमारी कंटिन्यू बात चल रही है। फ़िलहाल तो ठीक है, जिस जगह वो कुम में है इस वक्त पे, कुम शहर में हालात कुछ तेहरान में सुनने में आ रहा है कि हालात कुछ वो हैं, बाकी कुम में तो इतना कोई ज़्यादा मामला कभी नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।